ऑडियो 5 संस्कृति की सीता की वापसी। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। श्रेष्ठ तपस्वी बनाने होंगे। अगले दिनों क्या करना पड़ेगा? अगले दिनों परिव्राजक योजना का शुभारंभ कर रहे हैं, जिसके लिए पहली बार आप आए हैं, जिसका आप श्री गणेश कर रहे हैं। आपको श्री गणेश करने वालों में शामिल किया, सौभाग्य दिया गया। अगर यह योजना चलेगी तो क्या होगा? भावी योजना के बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें हम यह प्रयत्न करेंगे कि आदमी को तपस्वी बनाएं। तपस्वी से क्या मतलब है? आदमी को धूप में खड़े रखेंगे? धूप में नहीं खड़ा रखेंगे, उसे अपनी हवस और अपनी कामनाओं पर अंकुश लगाना सिखाएंगे। तप इसी का नाम है, यही धूप में खड़ा होना है। आदमी अपने आप अपनी शैतानी और अपनी कमजोरियों से लोहा ले। भीतर वाला कहता है कि हम तो यह करेंगे और बाहर वाला कहता है कि हम नहीं करने देंगे। इस तरह जो जद्दोजहद होती है और इस जद्दोजहद में जो लड़ाई लड़नी पड़ती है, उसी का नाम तप है। आपका व्यक्तित्व ऊंचा उठाने के लिए आपकी जो बुरी आदतें पड़ी हुई हैं, उन बुरी आदतों को तोड़ने के लिए, बुरी आदतों का दमन करने के लिए आपके ऊपर जो अंकुश लगाने पड़ते हैं, उनकी रोकथाम करनी पड़ती है। उसी का नाम तप है। नहीं साहब, तप करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। बेटे, तप करने से भगवान को क्या मिलता है? इससे भगवान प्रसन्न नहीं हो जाता। केवल होता यह है कि तप करने से हमारी गंदी आदतें छूटती हैं। बस जितनी गंदी आदतें छूटती जाएंगी, उतना ही भगवान प्रसन्न हो जाएगा। नहीं साहब, खाना नहीं खाएंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएगा। क्यों? अगर तू खाना नहीं खाएगा तो भगवान को क्या मिलेगा? इसलिए क्या है बेटे कि जिस भावी तपस्वी जीवन की योजना को हम कार्यान्वित करने जा रहे हैं, वह हमारे रजत जयंती वर्ष की सबसे शानदार योजना है। हम अपने इसी कुटुंब में से हजारों की तादाद में परिव्राजक निकालेंगे। उनकी क्या विशेषता होगी? पहली विशेषता होगी उनका तपस्वी जीवन, जिसकी झांकी हम कल करा चुके हैं, जिसके बारे में हमने कल केवल लोकाचार और मर्यादा वाला हिस्सा बताया था। दृष्टिकोण वाला हिस्सा, अंतरंग वाला हिस्सा नहीं बताया था। आपको अपने भीतर वाले की किस तरीके से तोड़फोड़ करनी पड़ेगी, यह स्थायी विषय की बात है। और यह तब की बात है जब आप हमारे पास रहेंगे, तब हम आपके भीतर वाले हिस्से को हथौड़े से तोड़कर फिर नया ढालेंगे। वक्ता नहीं, सलाहकार बने। मित्रों, अभी तो हमने मर्यादा बताई थी, शिष्टाचार बताया था, लोकाचार बताया था, पंचशील बताए थे। वह केवल मर्यादा थी, कानून थे, व्यवस्था थी। यह केवल कानून व्यवस्था के अंतर्गत 5 बातें बताई थी। वह चरित्र संशोधन नहीं था। चरित्र संशोधन के लिए, यम नियमों के लिए हम आपको दावत देंगे और कहेंगे कि आप आइए, हमारे साथ रहिए, हमारे वातावरण में रहिए। फिर क्या करेंगे? बेटे, हम आपको ज्ञान देंगे। कैसा ज्ञान देंगे? ऐसा जिससे कि आप लोगों को सलाह दे सकने में समर्थ हो सके। अभी आप लोगों को सलाह नहीं दे सकते हैं। व्याख्यान तो कर सकते हैं, पर सलाह नहीं दे सकते। अभी जब आप सलाह देंगे तो गंदी सलाह देंगे, गलत सलाह देंगे। अभी आपका भीतर वाला हिस्सा जब किसी को सलाह देगा तो कैसी सलाह देगा? जैसे आप हैं। आप बढ़िया सलाह नहीं दे सकते, क्योंकि सलाह के समय में आप स्टेज की बात भूल जाएंगे। स्टेज पर खड़े होकर बात कहना अलग है और सलाह की बात अलग है। हमको सलाह देने वाले चाहिए, सलाहकार चाहिए। हमको वक्ता नहीं चाहिए, सलाहकार चाहिए। इसलिए क्या करना चाहिए? सलाह देने लायक आपकी अक्ल कैसे विकसित की जा सकती है? कौन सी परिस्थितियों में क्या सलाह दी जा सकती है और किस तरह से दी जा सकती है, यह सारा का सारा प्रशिक्षण ब्रह्म विद्या कहलाता है। हम आपको अगले दिनों ब्रह्म विद्या भी सिखाएंगे और ब्रह्म विद्या सिखाने के साथ साथ तपस्वी जीवन जीने तथा बाहर समाज के कार्य करने के लिए भेजेंगे। नहीं साहब, पहले भेज दीजिए। नहीं बेटे, पहले भेजने से तो मुसीबत आ जाएगी। परिव्राजक बने, स्तर सुधारें। इसलिए मित्रों, इस समय हम नया प्रयोग आरंभ करते हैं।
क्योंकि इस समय हमको बहुत जल्दी पड़ी हुई है। क्या जल्दी पड़ी हुई है? जिस तरीके से जब युद्ध होता है तो जवान आदमी मारे जाते हैं और स्कूलों से 18 वर्ष से अधिक उम्र के सब बच्चे भर्ती कर लिए जाते हैं। उनको 15-15 दिन में निशाना लगाना सिखाकर मिलिट्री में भेज दिया जाता है कि जाइए दुश्मन का मुकाबला कीजिए। मोर्चे पर ऐसे ही भेज देते हैं। बेटे, फिलहाल हम भी यही कर रहे हैं। आपका शिक्षण नहीं हुआ, आपको तपाया नहीं गया, आपको मजबूत नहीं बनाया गया, इसलिए आपको काम भी उसी स्तर का सौंपते हैं। नहीं साहब, कठिन काम सौंप दीजिए। नहीं बेटे, कठिन काम आप नहीं कर पाएंगे। कठिन काम करने के लिए कुमार जीव के तरीके से वहां भेज दें। कहाँ? चाइना? तो आप रो कर के भागेंगे। नहीं साहब, हमें नेता बना करके भेज दीजिए। नहीं बेटे, हम नेता बनाकर किसी को नहीं भेजते हैं, हम परिव्राजक भेजते हैं और भविष्य में हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता को परिव्राजक होना पड़ेगा। हर एक को हम परिव्राजक बनाएंगे। मिलिट्री में जो व्यक्ति काम करते हैं वे सभी मिलिट्री मैन होते हैं। उसमें जो इंजीनियर होता है वह भी मिलिट्री मैन होता है। हर आदमी को बंदूक चलानी पड़ती है, हर आदमी को मिलिट्री के कपड़े पहनने पड़ते हैं, हर आदमी को लेफ्ट राइट करना पड़ता है। आप में से हर आदमी आज से परिव्राजक है। नहीं साहब, हम तो वक्ता हैं। आप वक्ता नहीं हैं, आप पहले परिव्राजक हैं। जरूरत पड़ी तो हम आपको वक्ता भी बना सकते हैं, लेकिन अगर जरूरत नहीं पड़ी तो आपको वही परिव्राजक की भूमिका निभानी पड़ेगी। बेटे, अगले दिनों के लिए हमारे लंबे चौड़े ख्वाब हैं। इस समय वर्तमान के काम बताइए। वर्तमान में तो छोटा सा काम है। अभी फिलहाल हम आपको 15-15 दिनों के लिए छोटी सी ट्रेनिंग दे करके भेजते हैं ताकि देखें कि आप कुछ करने की स्थिति में हैं कि नहीं। नहीं साहब, ज़्यादा समय के लिए भेज दीजिए। ज़्यादा समय के लिए नहीं भेजेंगे। ज़्यादा समय के लिए भेजेंगे तो तेरी पोल खुल जाएगी। 15 दिन तक तो अपनी भलमनसाहत को छिपाए भी रहेगा, लेकिन ज़्यादा दिन रह गया तो नंगा हो जाएगा और लोग तेरे बाल उखाड़ लेंगे। इसलिए 15 दिन के लिए ही भेजेंगे। वहाँ क्या करना पड़ेगा? यही व्यावहारिक शिक्षण देने के लिए आपको 15 दिनों के लिए हम भेज रहे हैं ताकि आप यह जान सकें कि आपको जनसंपर्क कैसे करना चाहिए, बातचीत कैसी करनी चाहिए, लोगों के सामने कैसे विचार व्यक्त करना चाहिए, लोगों के ऊपर अपने चरित्र की छाप कैसे डालनी चाहिए, लोक सेवी को किस तरीके से बोलना चाहिए, लोक सेवी को किस तरीके से अपना आहार विहार बनाना चाहिए, लोक सेवी को किस तरीके से अपनी मर्यादा का पालन करना चाहिए, लोक सेवी की दिनचर्या किस तरह की होनी चाहिए। अगर हम आपको बाहर ना भेजें तो यहाँ कैसे सिखा सकते हैं? यहाँ लोक सेवी थोड़े ही रहते हैं, यहाँ तो हम लोग ही रहते हैं, तो हम क्या सिखाएंगे? बाहर वालों को सिखाने और सीखने के लिए आपको व्यावहारिक क्षेत्र में ही जाना पड़ेगा। पानी में घुसे बिना तैरना नहीं आ सकता। जनता में जाए बिना आप लोक शिक्षण की प्रक्रिया को नहीं सीख सकते। इसलिए आपको 15 दिन के लिए भेजते हैं। वातावरण निर्माण हेतु महापुरस्चरण। गुरुजी, आप किस काम के लिए भेजते हैं? बेटे, इस समय एक महत्वपूर्ण कार्य है। एक कार्य हमारा यह है कि इस वर्ष को, जिसको हमने रजत जयंती वर्ष कहा है, इसमें हमने एक महापुरस्चरण आरंभ किया है। महापुरस्चरण किस काम के लिए? महापुरस्चरण करने का उद्देश्य इस वातावरण को, एनवायरनमेंट को परिष्कृत करना है। हवा, वातावरण अनुकूल ना हो तो हमारे प्रयास सफल नहीं हो पाते। अगर वर्षा के समय ठंडक ना हो तो खेतों में जो बीज हम बोते हैं वह सफल नहीं हो पाता। गर्मी में गेहूं बो दें तो यह सफल नहीं होगा। बरसात में अनाज बोएं तो सफल हो जाएगा। बेटे, मौसम अनुकूल होगा तो बात बन जाएगी। हवा अनुकूल होगी तो नावें पीछे से आगे की ओर धकेलती जाती हैं। अगर हवा सामने की होती है तो साइकिल को चलाते हैं तो पैर भी दुखते हैं और घंटे भर में 4 मील भर की चाल पकड़ती है। अगर पीछे वाली हवा हो तब जरा सा पैर मार दिया और साइकिल भागती हुई चली जाती है, पता भी नहीं चलता और खट पहुंच जाते हैं। मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं क्या बात कह रहा हूँ। वातावरण को अनुकूल बनाने के लिए जो काम हम करने वाले हैं उसके लिए हम और आप प्रयत्न तो करेंगे ही, परिश्रम तो करेंगे ही, मेहनत तो करेंगे ही, लेकिन मानवीय प्रयत्न
और मानवीय प्रयास की सीमा और मर्यादा है। इसके लिए आवश्यक है कि वातावरण होना चाहिए। मित्रों, वातावरण की शक्ति को यहाँ तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन वातावरण की शक्ति के बारे में आपको जो अंक दिया है उसमें हमने लिख दिया है। वातावरण को अनुकूल बनाने के लिए आध्यात्मिक प्रयासों का क्या महत्व हो सकता है, इसे अगले किसी व्याख्यान में बताऊंगा। अभी तो वातावरण को कैसे अनुकूल किया जाता है और जरूरत क्यों पड़ती है, इसे बताऊंगा। वातावरण को अनुकूल बनाने के लिए हमारे प्रयत्न भौतिक प्रयत्नों से कम नहीं, ज्यादा मूल्यवान है। इन दिनों हम वातावरण को अनुकूल बनाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। कैसा प्रयत्न कर रहे हैं? देख बेटे, पौंडीचेरी के अरविंद घोष विलायत गए। विलायत से पढ़ने के बाद उन्होंने कहा कि हम हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाएंगे। पहले वे बड़ौदा वाले दीवान के यहाँ नौकरी करते रहे। राजाओं से संपर्क बनाया और उनको संगठित करने की कोशिश की कि इनको राजा अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा करें और हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाएं। इसमें सफलता न मिली तो कहाँ चले गए? वहां से वे कलकत्ता चले गए और वहां उन्होंने एक नेशनल कॉलेज खोला ताकि नवयुवकों को शिक्षण दे सकें। शिक्षण दे करके उन्हें देश का कार्यकर्ता बनाएं। नवयुवकों ने शिक्षा ग्रहण की और जब तक पढ़ते रहे तब तक हाँ हाँ करते रहे। बिना फीस जमा किए पढ़ भी लिए, लेकिन जब पढ़ लिख कर तैयार हुए तो सब भाग गए। किसी ने कहा कि हमको नौकरी करनी है, तो किसी ने कहा कि हमको शादी करनी है। सब भाग गए, एक भी नहीं रहा। श्री अरविंद का तप। जन्मा एक चक्रवात। अरविंद घोष को इससे बड़ी निराशा हुई कि इतना परिश्रम भी किया, इतना पैसा भी खर्च किया, इतनी उम्मीदें भी लगाई और वे किसी काम भी नहीं आए। अंततः उन्होंने फिर से क्रांतिकारी पार्टी बनाई, बम चलाने का सिस्टम बनाया। उनके बड़े भाई को फांसी हो गई। उस जमाने के एक बहुत बड़े वकील ने अपनी वकालत के जरिए किसी तरीके से उन्हें फांसी के तख्ते से बचा लिया था। बचाने के बाद अरविंद घोष पौंडीचेरी चले गए। पौंडीचेरी में क्या करने लगे? वातावरण को अनुकूल बनाने के लिए उन्होंने तप प्रारंभ कर दिया। तप करने से क्या हुआ? तप करने से बेटे उन्होंने हिंदुस्तान के सारे वातावरण को इतना गर्म कर दिया कि उस गर्मी में से ढेरों के ढेरों साइक्लोन पैदा होने लगे। साइक्लोन किसे कहते हैं? चक्रवात को। चक्रवात किसे कहते हैं? बेटे, गर्मी के दिनों में गांवों में धूल का अंधड़ आता है और गोल गोल घूमता हुआ ऊपर को चला जाता है। अंग्रेजी में इसी को साइक्लोन कहते हैं, संस्कृत में चक्रवात कहते हैं। आप लोग क्या कहते हैं मालूम नहीं है। हमारे यहाँ गाँव में इसे भूत कहते हैं। इन भूतों में बड़ी ताकत होती है और वे छप्पर उखाड़ कर फेंक देते हैं, पेड़ों को उखाड़ देते हैं। ऐसे ही इन्होंने वातावरण को इतना गर्म कर दिया और इतने भूत पैदा कर दिए कि उन्होंने छप्पर फाड़ डाले और न जाने क्या से क्या कर दिया। हिंदुस्तान की तवारीख है कि जिन दिनों गांधी जी पैदा हुए थे उन दिनों इतने महापुरुष इस भारत भूमि में पैदा हुए कि जिसका मुकाबला भी नहीं हो सकता। मित्रों, दुनिया में नेता तो बहुत हुए हैं पर महापुरुष नहीं हुए। उस जमाने में नेता नहीं थे, महापुरुष थे। मालवीय जी राजनैतिक नेता नहीं थे, महापुरुष थे। गांधी जी नेता नहीं थे, महापुरुष थे। और भी दूसरे बड़े आदमी जैसे लोकमान्य तिलक नेता नहीं थे, महापुरुष थे। ऐसे ऐसे कितने ही महापुरुष हुए थे जिन्होंने हिंदुस्तान का कायाकल्प कर दिया। भारत भूमि के जनमानस को ऊंचा उठाने वाले, अंग्रेजों से लड़ने वाले इतने नेता बनकर तैयार हो गए। इसके लिए क्या करना पड़ा? उनको एक काम किया था। उन्होंने एक काम किया था, तप किया था और तप से वातावरण को गर्म किया था। जब तक देश का वातावरण गर्म रहा तब तक महापुरुष पैदा होते रहे और बड़ा काम होता रहा। बेटे, अब तो अच्छी परिस्थितियां हैं। उस जमाने में तो कितनी रुकावटें थीं। अब तो कोई रुकावट भी नहीं है, लेकिन अब तब का गर्म सा वातावरण ठंडा हो गया है। इसकी वजह से वे सब लोग, विशेषकर उस जमाने के लोग जो बढ़ चढ़ कर त्याग बलिदान करते थे, इनमें से कितने ही जिंदा भी हैं। उनके बारे में आप रोज अखबारों में पढ़ते हैं। मित्रों, जो हवा थी, वातावरण था, वह ठंडा हो गया और दूसरी तरह की हवा आ गई। हम उसी हवा को गर्म करने का प्रयत्न कर रहे हैं और आप लोगों को भी उसी काम को करने के लिए लगा रहे हैं। युग निर्माण योजना के बहिरंग कार्यक्रम भी हमारे पास हैं, लेकिन बहिरंग कार्यक्रम का समय अभी नहीं है। अभी वातावरण को गर्म करना आवश्यक है। वातावरण को गर्म करने के लिए इस वर्ष
हम एक महापुरस्चरण आरंभ कर रहे हैं जिसे खंडों में बांट दिया गया है। एक पुरस्चरण हमने किया था 24 साल का। हमारा वह पुरस्चरण पूरा हो गया जिसकी पूर्णाहुति के लिए हमने 1000 कुंड का यज्ञ किया था। वह हमारा व्यक्तिगत प्रयत्न था। अब क्या कर रहे हैं? अब सारे के सारे विश्व के वातावरण को गर्म करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं और यह प्रयास कर रहे हैं कि इसमें आपको भी काम करने का मौका मिले। सावधानी यह रखनी है कि आप लोगों की नीयत और ईमान सही हो। आप लोग जिस क्षेत्र में काम करने के लिए जाएं, उसमें पीठ पीछे मालूम पड़ना चाहिए कि हवा गर्म हो रही है और आपको सहयोग मिलता जा रहा है। ऐसा वातावरण बनाने के लिए, जनमानस को पलटने के लिए हम एक गायत्री महापुरस्चरण आरंभ कर रहे हैं। यह महापुरस्चरण कैसा है? आप सबने अखबारों में पढ़ा होगा। तो क्या 25 कुंडीय यज्ञों के माध्यम से पुरस्चरण होगा? यज्ञ नहीं बेटे, पुरस्चरण। यज्ञ और पुरस्चरण में क्या फर्क पड़ता है? बेटे, अब तक जो हमारे यज्ञ थे वे प्रशिक्षण और प्रचार 2 उद्देश्यों के लिए होते थे। लोगों को भारतीय संस्कृति के माता पिता की जानकारी कराने के लिए प्रशिक्षण और प्रचार के अब तक के यज्ञ होते रहे हैं। अब क्या है? अब सामर्थ्य वाले यज्ञ होंगे। अब आगे क्या करेंगे?